एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री के फास्ट टैग रिवीजन का थर्ड टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन अगर आपने इससे पहले के हमारे दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें पहले वीडियो में हमने भारत के इतिहास का संपूर्ण कालखंड को तिथि अनुसार बताया है, तो उसको देखें ताकि आप तिथियों को दिमाग में बेहतर ढंग से बैठा पाएँ, जो आपको इतिहास को समझने में मदद करने वाली है, क्योंकि इतिहास को रटा नहीं जा सकता है। और दूसरा वीडियो हमने बनाया है इतिहास के स्रोत या इतिहास को जानने के स्रोत, कैसे हम इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत, उसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हैं और जो विदेशी यात्रियों के वर्णन हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो इन दोनों वीडियोस को आप पहले देख लें ताकि आप बेहतर ढंग से आगे के टॉपिक्स के साथ कनेक्ट होते चलें और चीज़ें आपको रटनी ना पड़ें, सरलता के साथ समझ में आ जाएं। तो अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने पास से प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर सरल शब्दों में बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और जो मानव था वो अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो भारतीय इतिहास का सबसे पहला हिस्सा है, क्योंकि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अब हम और समझते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह काल जिसके कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है या कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत जो है वो पूर्णतः सभ्य नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस काल का इतिहास पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है। केवल वो स्रोत जो पुरातात्विक हैं उनसे ही हम इस काल का जो इतिहास है वो जान पाते हैं। और इस काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। अगर हम पुरापाषाण काल की अवधि की बात करें तो अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो पुरापाषाण काल का है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, जब तक कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय नहीं हो जाता है, वो नवपाषाण काल के तौर पर जाना जाता है। तो ये 3 भाग हो गए। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो पुरापाषाण काल है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसे भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। अब हम और आगे बढ़ते हैं और इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज का श्रेय, सरल शब्दों में कहें कि प्रथम पुरापाषाण काल के खोजकर्ता या खोज को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। की पॉइंट क्या है कि भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूसफुट ने वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुर जिले के पल्लवरमपुरम या पल्लवपुरम जिसको कहते हैं, पल्लवपुरम नामक स्थान से, कहाँ से? तो पल्लवपुरम नामक पुरा स्थल से। ये डेट आपको याद रखनी, कब? तो आपको डेट याद रखनी है 30 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट के जमाव से। लेटेराइट के बारे में आपने सुना होगा। जो लेटेराइट्स होती हैं वो हमारी लेटेराइट मृदा के तौर पर जानी जाती हैं। तो आपने अगर ज्वालामुखी के बारे में, जो तरह तरह की मृदा पाई जाती हैं उनके बारे में अगर पढ़ा है तो आप बेहतर ढंग से लेटेराइट के बारे में जानते होंगे। तो क्या हुआ? 13 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट के जमाव से क्या प्राप्त किया? हस्त कुठार
को खोज निकाला। किसने निकाला? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चार्ट है जो आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो मैं आपको उसे दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ चीज़ों को। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल के विभाजन की बात करें तो इसको प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ? तो दो भागों में हुआ है। पहला है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। तो सबसे पहले हम पाषाण युग को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो इसको प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता था। और इसके जो प्रथम खोजकर्ता हैं वो कौन है? अभी हमने बताया, रॉबर्ट ब्रूस फूट। और इस समय जो मानव था वो आखेटक और संग्राहक के तौर पर जाना जाता था। और जो आश्रय थे वो कैसे थे? तो शैलाश्रय अधिवास थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम शैलाश्रय की बात करें तो शैलाश्रय क्या होते थे? पत्थरों के टुकड़े से निर्मित, ये बात आपको नोट कर लेनी है। पत्थरों के टुकड़े से निर्मित घरों को क्या कहा जाता था? शैलाश्रय कहा जाता था। अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने सबसे पहले बात करी पूरा पाषाण काल की, अब हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। तो जो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल को किस जो है क्या कहा जाता था? मध्य पत्थर युग भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या कहा जाता है? तो मध्य पत्थर युग भी कहा जाता है। और इसके जो प्रथम खोजकर्ता हैं वो कौन है? तो इसके प्रथम खोजकर्ता जॉन इवाइन्स हैं। कौन है? जॉन इवाइन्स। और इस समय का जो मानव है वो आखेटक एवं पशुपालक था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो निवास था इनका वो नदी तट अधिवास था। कैसा था? नदी के तट के पास अधिवास था। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसे नवीन पत्थर युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन पत्थर युग भी। और इनके जो प्रथम खोजकर्ता थे वे थे डॉक्टर प्राइमरोज। ये तीनों नाम याद रखने हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट का, जॉन इवाइन्स का और डॉक्टर प्राइमरोज का। तो अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो इसे पहिए एवं कृषि के आविष्कार के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर जाना जाता है? पहिए और कृषि के आविष्कार के तौर पर। और इस समय जो आवास था वो गर्त या स्थायी अधिवास हो गया था। स्थायी तौर पर वो अपने छोटे छोटे आश्रय बनाकर रहना प्रारंभ कर दिए थे। अब हम बात कर लेते हैं धातु युग के बारे में। तो अगर हम धातु युग की बात करें तो सबसे पहले को क्या कहा जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ताम्रकालीन युग, जिसमें तांबा प्लस पत्थर, जिसे ताम्र कहा गया, मतलब तांबे का युग। तो इस समय जो मानव था वो क्या था? कच्चे और पक्के दोनों जो मिक्स होते थे उन अधिवासों में रहते थे, ना पूर्ण तौर पर पक्के ही ना पूर्ण तौर पर ही कच्चे। अब हम बात कर लेते हैं कांस्य युग की। तो जो कांस्य युग था उसे तांबा प्लस टिन क्या कहा जाता था? तांबा प्लस टिन को अगर मिलाया जाए तो कांसा बनता। और इस युग को क्या कहा गया? कांस्य युग। और कांसे का प्रयोग इस युग में बहुत बेहतर ढंग से होता था। और इस युग की जो सभ्यता थी उसे क्या कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता, या फिर उसी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस समय जो आवास होते थे वो पक्के होते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लौह युग की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो तो उस समय लोहे का जो है प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार से लोहे का कोई साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिला है। अब हम बात करते हैं लौह युग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोहे का प्रयोग, ये बात है वैदिक काल की। तो वैदिक काल की बात अगर हो रही है तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक की समय की बात है। और वैदिक काल को प्रायः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल जिसमें हम लोग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम टॉपिक वाइज टॉपिक
एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक को टॉपिक वाइज इतना बेहतर ढंग से समझ लेंगे कि फिर आपको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हमारे अगर छूट गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप इसको बेहतर ढंग से देख पाएँ। जिस काल की जानकारी के लिए लिखित प्रमाण सामग्री प्राप्त नहीं हुई, अभी हमने बताया कि किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री आपको प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिली है, केवल क्या मिले हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करें कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। भीमबेटका की जब भी बात होगी आपको पता होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रण या चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात भी आप बैठा लें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है और ये गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये किस समय की बात हो रही है, तो मध्य पाषाण काल की, मतलब 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक के समय की बात हो रही है। और ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत आएगा। अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, आधुनिक मानव का विकास कई बार पूछा गया। तो जो आधुनिक मानव का विकास है वो किससे हुआ है, तो वो जो है प्राइमेट से हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम लोग नर मानव या कपि मानव के तौर पर भी जानते हैं। अब हम देखते हैं एक और हमारा पॉइंट है जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि प्राइमेट्स क्या होते हैं, तो प्राइमेट्स का अर्थ है नर मानव, जिसे हम लोग कह सकते हैं कपि, और कपि से उसका थोड़ा विकसित रूप। जब कपि से मानव विकसित होने लगा, किसके रूप में, नर के रूप में, सभ्य होने लगा, उसने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, नई नई खोजें करने लगा। तो प्राइमेट्स का मतलब है नर मानव। इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत बंदरों को, लंगूरों को, वन मनुष्यों को तथा अन्य स्तनधारी जीवों को सम्मिलित किया गया है। समझ में आ गई बात, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राइमेट्स के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है, तो बंदरों को, लंगूरों को, वन मनुष्यों को, अन्य स्तनधारी जीवों को। अब अगर हम बात करें कि जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं, ये मैंने आपको पहले के सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था। उस काल को क्या कहते हैं, जहाँ पर दोनों चीज़ें मिली हैं। क्या मिले हैं, तो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा जा सका है। मिले तो आपके लिखित साक्ष्य जो हैं वो आदि ऐतिहासिक काल में भी हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर भी मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो वहाँ जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हों लेकिन पढ़े ना जा सके हों, तो वो आदि ऐतिहासिक काल के तौर पर आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं जिनको पढ़ा जा सका है, समझा जा सका है और जिन्होंने इतिहास को समझने में मदद की है। वो क्या है, वो है ऐतिहासिक काल, जो कि 3 भागों में बटा है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 6 भागों में बटा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 भागों में बटा है, जिसमें हम पूर्व मध्यकालीन भारत की बात करते हैं और उत्तर मध्यकालीन की भारत की बात करते हैं। तो अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो 1857 या 1858 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का जितना इतिहास है वो आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब हम एक पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए वे पत्थर के बने थे, इसीलिए इसको पाषाण काल की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें पत्थरों का
हद से ज़्यादा प्रयोग किया गया। इसीलिए मानव के इस इतिहास को, प्रारंभिक काल को जो संज्ञा है वो किसकी दी गई है? पाषाण काल की, क्योंकि ये जो इतिहास है वो पत्थरों के इर्द गिर्द मौजूद है, पत्थरों के साथ रचा गया है, जिसमें मानव ने अपने आप को दिन प्रतिदिन विकसित किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप प्रागैतिहासिक काल की जो मोटी मोटी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो समझ गए होंगे। अब उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो डिटेल हैं, वो आपको बेहतर ढंग से अलग अलग टॉपिक के हिसाब से वीडियोस में पढ़ाई जाएगी, ताकि आप पेपर में एग्जैक्ट एकदम सही करके आएँ, एग्जैक्ट कोई भी मिस्टेक नहीं हो। अगर अब आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके सारे टॉपिक्स को ख़त्म करा सकें और आप अपनी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। अब इसके बाद हम लोग सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा प्रयास है कि हम आपके सारे टॉपिक्स को विद MCQ, पहले हम आपको मास्टर की पॉइंट्स के वीडियो देंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन वाले, और उसके बाद विद MCQ प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द बहुत अच्छे ढंग से अपने पेपर को तैयार कर लें। धन्यवाद।